इस लेक्चर का शीर्षक है द रोड टू एन ऑटो सेल्स मास्टर। जब आप एक ऑटो सेल्स मास्टर बन जाते हैं तो कंपनी में आपकी सफलता निश्चित हो जाती है और आप पूरी तरह से निश्चित तौर से सफल जरूर होते हैं। ये आप लोगों का अल्टीमेट गोल होना चाहिए क्योंकि आखिरकार यही एक चीज है जो आपको यहाँ पर हासिल करनी है। ये वो फाइनल गोल है जो आपको हासिल करना होगा अपनी खुद की मेहनत से। इसीलिए मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण है सेल्स मास्टर बनना, या जिसे हम कहते हैं ऑटो सेल्स मास्टर। जब आप एक ऑटो सेल्स मास्टर बन जाते हैं तो कमीशन के तौर पर आप हर महीने 2000 से 4000 डॉलर कमा सकते हैं बड़ी आसानी से। आप शायद सोचेंगे कि मुझे तो बताया गया था कि मैं 30,000 से 50,000 डॉलर हर महीने कमा सकता हूँ यहाँ पर, और आप है कि मुझे ये कह रहे हैं कि मैं अपना लक्ष्य तय करूँ 2000 से 4000 डॉलर हर महीने के लिए। पर दरअसल अल्टीमेट गोल से मेरा मतलब ये है कि ये वो आखिरी लक्ष्य है जो आपको हासिल करना होगा खुद से, अपने खुद के प्रयासों से। अब इसके बाद का जो कुछ भी है वो आपको अपने आप ही मिलता चला जाएगा यहाँ पर। तो मेरा कहना यह है कि अगर सोचिए आपको डायमंड मास्टर बनना है, अपने अकेले के प्रयासों से इसे हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए। इसके बजाय आपको एक ऑटो सेल्स मास्टर बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर होगा ये कि जो लोग अपने आप ऑटो सेल्स मास्टर्स बन सकते हैं वो खुद ही आपके पास काम करने आ जाएंगे और वो खुद आपके साथ जुड़ने लगेंगे। और एक बार जब ऐसे लोग आपके लेफ्ट और राइट में जुड़ जाएंगे तब होगा ये कि आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे और आप एक ऑटो डायमंड मास्टर बन जाएंगे। इसीलिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करना वो ये कि आप अपना मुख्य लक्ष्य बनाइए एक ऑटो सेल्स मास्टर बनने का। मैं फिर से दोहराता हूं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ऑटो सेल्स मास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 2.5 मिलियन पीवीज अर्जित करने होंगे और ये आपको अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ करना है। और ये आपको हर महीने में 2 बार करना है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो हर 15 दिन में। जो क्लोजिंग है वो हर महीने की 15 तारीख को और हर महीने की आखिरी तारीख को की जाती है। तो हर महीने आपको 5 मिलियन पीवी चाहिए दोनों साइड पर, है ना। एक ऑटो सेल्स मास्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लाइन में ऑटो कंज्यूमर्स ज़रूर हों, मतलब आपके साथ ऑटो कंज्यूमर्स जुड़े हुए हों। बिना ऑटो कंज्यूमर्स के ऑटो सेल्स मास्टर बनना तकरीबन नामुमकिन ही है। तो ऑटो कंज्यूमर बनने के लिए क्या मानदंड ज़रूरी है? सबसे पहला तो वो इतने शिक्षित हो कि स्वयं अपने आप को रजिस्टर करवा सके। उनके लिए खुद सब कुछ करने के बजाय उन्हें सिखाइए कि रजिस्टर कैसे किया जा सकता है, कि वो खुद अपने आप को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर किसी इंसान को कंप्यूटर या इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है, उन्हें रजिस्टर कैसे करना है ये सिखाइए और उनका मार्गदर्शन कीजिए, ना कि सब कुछ उनके लिए आप खुद ही करते रहेंगे। हाँ, पर अगर किसी इंसान को कंप्यूटर या इंटरनेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम तो जाहिर है कि आपको उनकी मदद ज़रूर करनी पड़ेगी। पर आमतौर पर लोगों को खुद सीखना चाहिए कि वो स्वयं रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात कि उनको उत्पादों के विषय में, हमारे प्रोडक्ट्स के विषय में पता होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तीसरी ज़रूरी बात यह है कि उन लोगों ने जो आपके ऑटो कंज्यूमर बन रहे हैं उन्होंने खुद हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया होना चाहिए। ये उत्पाद बहुत ही अच्छा है, मैं इस प्रोडक्ट को सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि उन्हें खुद इन प्रोडक्ट्स को खरीदना पड़ेगा, इन उत्पादों को उन्हें खुद खरीदना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे ऑर्डर लें और उन्हें प्रोडक्ट्स डिलीवर करें। हाँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पर एक ऑटो कंज्यूमर वो इंसान होगा जो खुद प्रोडक्ट्स को खरीदेगा और खुद उसका इस्तेमाल करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे जानकारी होगी या नहीं होगी। वो ऐसे इंसान होने चाहिए, ऑटो कंज्यूमर ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास खुद इच्छा हो और जो खुद अपने प्रोडक्ट्स खरीदे और उनका इस्तेमाल करें। ऐसा करने के लिए हमें उनको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, है ना। हमें उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, है ना। एक अच्छा कंज्यूमर वो है जो खुद प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करे और फिर अपने निजी एक्सपीरियंस से इस नतीजे पर पहुंचे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मैं इसको सारी जिंदगी इस्तेमाल करूंगा, और फिर वो खुद ही उन प्रोडक्ट्स को खरीदने लगे। अगर कोई ये सारी चीजें करने के लिए तैयार हो और इन सारी चीजों को करे तो फिर वो इंसान ऑटो कंज्यूमर बन सकता है। अगली चीज जो इस इंसान को करनी है वो ये है कि वो 5वीं बात पर अमल करे, जो कि है कि वो एक ऐसा इंसान बने जो दूसरे लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताए, दूसरे लोगों के साथ इन प्रोडक्ट्स को साझा करे। एक बार जब आप इन लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं ऐसा करने के लिए, तो फिर ये लोग बन जाते हैं ऑटो कंज्यूमर्स। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो लोग खुद प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और खुद उनका इस्तेमाल करते हैं और फिर उन प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरे लोगों को बताते हैं और दूसरे लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं, उन लोगों को आखिरकार हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उन लोगों को हम कहते हैं ऑटो कंज्यूमर्स। ऑटो कंज्यूमर्स, हमें ऐसे ऑटो कंज्यूमर्स की जरूरत पड़ती है हमारे लेफ्ट और राइट साइड में।
तो अब ज़रूरी बात यह आती है कि हमें कितने ऐसे ऑटो कंज्यूमर्स की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर जब एक कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है, वो तकरीबन 15 दिनों में 50,000 पीवी इस्तेमाल करता है और 1 महीने में तकरीबन 1 लाख पीवीज़ का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पर एक कॉस्मेटिक सेट को 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की बात करें तो ये होगा तकरीबन 25,000 पीवीज़। और अगर ये लोग हेमोहिम का एक डब्बा 1 महीने में इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये होगा एक और 25,000 पीवीज़। इसके बाद अगर हम टूथब्रश या टूथपेस्ट या और भी दूसरे प्रोडक्ट्स को जोड़ने लगे तो फिर ये तकरीबन कुछ और 1000 पीवीज़ ज़रूर बन जाएंगे जो कि हमारे खाते में जुड़ जाएंगे। एक कंज्यूमर इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो ज़रूर करेगा, पर उसके परिवार में दूसरे सदस्य भी तो है ना? तो वो जो दूसरे परिवार के सदस्य हैं वो भी इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो करेंगे ही ना। पर हाँ, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर एक परिवार में सिर्फ एक ही महिला है, पर कुछ परिवार ऐसे भी तो होंगे जहां पर बेटियां, माएँ, बहनें सब एक साथ रहते हैं और वो इन प्रोडक्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करेंगे। अमूमन एक परिवार एक सेट ज़रूर इस्तेमाल करेगा। फिर 4 सेट खरीदे जाते हैं एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर, जो बन जाएगा अपने आप में 25,000 पीवीज़, और फिर हेमोहिम का और जुड़ जाएगा 25,000 पीवीज़, तो कुल मिलाकर 50,000 पीवीज़ तैयार हो जाएंगे, है कि नहीं? और अगर कोई परिवार दूसरे प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करता है जो हमारे पास है, जो हमारी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो उनका भी इस्तेमाल करता है तो वो भी और 50,000 पीवीज़ बन ही जाएंगे। तो जब एक परिवार जिसके पास प्रोडक्ट्स, जानकारी और निजी एक्सपीरियंस होगा तब वो 1 लाख पीवीज़ के प्रोडक्ट्स हर महीने इस्तेमाल कर ही लेंगे। चलिए अब ये मान लेते हैं कि आपको 1 महीने में एक परिवार से 1 लाख पीवीज़ मिलते ही हैं। तो अब अगर आपको 5 मिलियन पीवीज़ की ज़रूरत है, अगर आपको 5 मिलियन पीवीज़ अर्जित करने हैं तो आपको कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? 50 लोगों की। सही कहा ना मैंने? 50 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब मैं जो यहाँ 50 लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रजिस्टर्ड मेंबर्स या रजिस्टर्ड सदस्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है और वो खुद की खरीदारी करने में पूर्णतः सक्षम है। एक बार जब आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे तो आप ऑटो सेल्स मास्टर बहुत जल्द बन सकते हैं। तो अगर आपके पास 50 ऑटो कंज्यूमर्स हैं तो आप हर 15 दिन में 2.5 मिलियन पीवीज़ अर्जित कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि आप बड़ी आसानी से ऑटो सेल्स मास्टर बन सकते हैं। पर सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये लोग जो हैं, ये सोचिए, मान लीजिए इस महीने 6 मिलियन पीवी बना सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अगले महीने 4 मिलियन पीवीज़ ही बना पाए, है कि नहीं? तो यहाँ पर आपको अपनी संभावनाएं बढ़ाने की जरूरत है। सोच कर देखिए, 50 ऑटो कंज्यूमर्स के बजाय अगर आपके पास 100 ऑटो कंज्यूमर्स हो तो फिर क्या होगा? आप लगातार बार बार हर महीने ऑटो सेल्स मास्टर जरूर बन सकते हैं। तो अगर आपके पास 100 ऑटो कंज्यूमर्स हैं दोनों साइड में, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो कुल मिलाकर आपके पास अब हैं 200 लोग जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, रजिस्टर्ड सदस्य हैं और खुद अपनी खरीदारी करने में सक्षम हैं। और इस वजह से आप ऑटो सेल्स मास्टर जरूर बनेंगे जो हर महीने 2,000 से 4,000 डॉलर जरूर कमाएगा। मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए तो आप एटोमी में जरूर सफलता हासिल करेंगे। आपके 2,000 से 4,000 डॉलर कमाने तो निश्चित है। अब चाहे आप कहीं छुट्टियां मनाने गए हुए हों या आप किसी कारणवश किसी अस्पताल में भर्ती हुए हैं, सिर्फ एक ऑटो सेल्स मास्टर बनने से आपके 2,000 से 4,000 डॉलर तक की कमाई तो निश्चित हो जाएगी। अब बताइए, क्या आप हार मान जाएंगे या आप इसे और ज्यादा करना चाहेंगे? बताइए। असल में जब आप इस स्तर तक पहुंच जाएंगे, जब आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, तब आपको इस बिजनेस में बहुत मजा आने लगेगा। अगर एक इंसान को किसी चीज में बहुत मजा आ रहा है तो वो लगातार उसके बारे में बात करता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, वो यही करता है, वो बार बार उस चीज के बारे में बात करता रहता है। अब जब आप 2,000 से 4,000 डॉलर प्रति माह कमा रहे होंगे तो आपके डाउनलाइंस क्या कुछ नहीं कमा रहे होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके कुछ डाउनलाइंस 200 डॉलर कमाएंगे और कुछ डाउनलाइंस ऐसे होंगे जो 400 से 600 डॉलर भी कमाएंगे। एक परिवार की कमाई में 500 डॉलर की बढ़त होना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कोई बदलाव आता है तो ज्यादातर वो एक बहुत बड़ा बदलाव ही होता है। अगर आप एक महीने के घर के सामान की खरीदारी में 500 डॉलर ज्यादा खर्च करते हैं तो आपका परिवार अच्छे पकवानों का लुत्फ जरूर उठाएगा। आपकी जीवन की गुणवत्ता, आपकी लाइफ की क्वालिटी काफी हद तक बदल सकती है। सोच कर देखिए कि अगर आपकी कमाई में 500 डॉलर बढ़ जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका घर भी बड़ा हो जाए। ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है कि आप अपने घर को थोड़ा सा बड़ा करें। तो अब ये सोचकर देखिए कि आपके जो डाउनलाइन हैं, आपके लेफ्ट साइड में, आपके राइट साइड में जो आपके डाउनलाइन हैं, जो 300 डॉलर से 1,000 डॉलर के आसपास कमाएंगे, क्या वो भी 2,000 से 4,000 डॉलर कमाने की तरफ बढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल, वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है।
एकदम शुरुआती दौर में बहुत सारा पैसा कमाना हमेशा दरअसल बहुत अच्छी बात नहीं होती है। ये कुछ ऐसा बिजनेस नहीं है या ऐसा कोई काम नहीं है जहां आपको हर दिन समय पर ऑफिस जाना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से अपने समय का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही आपको बहुत ज्यादा बड़े किसी निवेश की जरूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि इस व्यवसाय में आप बहुत बड़ा कोई जोखिम उठा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी परिस्थिति में कौन ऐसा इंसान होगा जो कुछ $1000 नहीं कमाना चाहता होगा। एक बार जब आप ऑटो सेल्स मास्टर बन जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कई चीजें ऐसी हैं जो खुद ब खुद यहां पर होने लगती हैं। अब बात यह भी है कि अगर आपने अपना लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा है तो आप ये सोचेंगे कि हे भगवान, ये $50,000 मेरे लिए कमाना मुमकिन है भी या नहीं। चलो एक काम करता हूं, मैं अपने लक्ष्य को उतार के $30,000 पे ले आता हूं। अब आप मुझे बताइए कि ये 2000 से $4000 कमाने के लक्ष्य को पाना कितना असंभव है, और दोनों तरफ डाउनलाइन के तौर पर 100 लोगों का होना। अब अगर आप कहीं पर यह सुने कि कोई ऐसा इंसान है जिसके डाउनलाइन में 1000 लोग हैं दोनों तरफ, या ऐसा कि 10,000 लोग हैं उसके डाउनलाइन के तौर पे दोनों तरफ, आप सोचेंगे कि अरे वाह, क्या मैं ये कर पाऊंगा। 1000, 10,000 ये संख्या बहुत बड़ी होती है, पर 100 से 200 लोग आपके डाउनलाइन के तौर पर तो हो ही सकते हैं, ये तो मुमकिन ही है ना। पर जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 100-200 लोगों से भी आपको बड़ी दिक्कत आ रही है, आपके लिए ये भी बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि ये 100-200 लोगों को ढूंढने का एक तरीका होता है, ये मुश्किल नहीं है। क्यों? आप खुद इन 100-200 लोगों को ढूंढने नहीं निकलेंगे, आपको ये अकेले नहीं करना है। ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल की या दुविधा वाली बात होगी कि मैं अकेले 100 से 200 लोगों को ढूंढूं अपना डाउनलाइन बनाने के लिए। आपको पता है, जब मैंने ये कंपनी शुरू की थी, मैं पहला इंसान था जो लोगों को रिक्रूट कर रहा था, है कि नहीं। मुझे खुद लोगों को ढूंढना पड़ता था, मुझे उनको बताना होता था कि ये बिजनेस या ये व्यवसाय क्या है। मुझे उनको कहना पड़ता था कि हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, और फिर मुझे उन्हें इस चीज़ के लिए भी कहना पड़ता था कि आइए मेरे साथ मिलकर आप भी इस व्यवसाय को कीजिए। तो अब ये बताइए कि मेरी बात सुनकर आपको क्या लगता है कि कितने लोग ऐसे होंगे जो मेरे साथ मिलकर इस व्यवसाय को करने के लिए तैयार थे या मेरे साथ चलने के लिए तैयार थे इस सफ़र पर? 17 लोग? नहीं, 17 लोगों से भी कम थे। मैंने 17 लोग खुद अपने आप से रिक्रूट नहीं किए थे। उदाहरण के तौर पर मैंने सिर्फ रॉयल मास्टर जियोंग सू पार्क को बताया था, जिनका एक सूप का रेस्टोरेंट था जो कि अच्छा नहीं काम कर रहा था और वो बंद हो चुका था, और मिस्टर क्यू जुंग चोई उस जगह पर फूड प्रोडक्ट्स सप्लाई करते थे। तो अब बताइए कि आपको क्या लगता है कि उन्हें किसने रिक्रूट किया था? क्या वो मैं था या रॉयल मास्टर जियोंग सू पार्क थे जिन्होंने उसे रिक्रूट किया था? रॉयल मास्टर जियोंग सू पार्क ने उन्हें रिक्रूट किया था। यहां तक कि मैं भी 200 लोगों को खुद रिक्रूट अकेला नहीं कर पाया था। मैं आपको क्या बताऊं, इतने लोग थे जिन्होंने हमारे साथ आने से मना कर दिया, जबकि मैंने उनसे बहुत तहे दिल से दरख्वास्त की थी कि वो हमारे साथ आए और हमारे साथ काम करें। मैंने कई सौ लोगों को फोन किया था और उन्हें बताया था कि मैं ये बिजनेस तैयार कर रहा हूं, मैं ये व्यवसाय शुरू करने जा रहा हूं, प्लीज आइए और हमारे इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। फिर भी इतने सब के बाद कुछ ही लोग थे जो आए। अब ये जो 5-6 लोग थे जो आए थे, यही वो लोग थे जिन्होंने दूसरे सदस्यों को रिक्रूट किया था, जिन्होंने दूसरे सदस्यों को इस व्यवसाय में हमारे साथ जोड़ा। तो जब मैं आपको 200 लोगों को रिक्रूट करने के लिए कहता हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि उन 200 लोगों को खुद बाहर जाके अकेले ढूंढिए। एक बार जब आप अपने जान पहचान के लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर देते हैं, या ऐसे लोगों को भी जिनके साथ आपकी जान पहचान नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि लोग आपकी बात सुन के आपके साथ चल पड़ेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर किसी इंसान ने एक सुपरमार्केट में $2 लाख का निवेश किया है, आपको क्या लगता है वो सिर्फ आपके कह देने से ही आपके साथ चल पड़ेगा? मेरी मानिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो इंसान तब तक आपके पास नहीं आएगा जब तक वो हार नहीं जाता, या फिर उसके पास जब तक आपके लिए वक्त नहीं निकल आता। दरअसल ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। आप सारी रात सोचते रहते हैं अपने व्यवसाय के बारे में उन्हें बताने के लिए, और जब आप उन्हें बताते हैं तो फिर वो मना कर देते हैं, और फिर आप सोचते हैं मुझे मालूम था यही होने वाला था। उस इंसान ने आपको मना कर दिया ये करने से क्योंकि उसके पास कोई वजह थी ये ना करने की। पर आप शायद सोचेंगे कि ये बिजनेस या ये व्यवसाय बहुत मुश्किल है करना। एटमी जैसे व्यवसाय को करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सोचकर देखिए, इस देश को कौन लीड करेगा? स्कूल करेंगे क्या? अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो ये व्यवसाय हर कोई नहीं कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये व्यवसाय करना ही है। हमारा काम है ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालना। और जब आप लोगों को मनाने लगते हैं तब ये बहुत ज्यादा थकाने वाला काम हो जाता है, आप बहुत जल्दी थकने लग जाते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि इस बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए और उन्हें बस इस व्यवसाय के बारे में बता दीजिए, उन्हें बस जानकारी दे दीजिए। बस इस व्यवसाय के बारे में बताइए, और फिर क्या होगा? जो लोग इस व्यवसाय को करना चाहते हैं वो खुद ब खुद सामने आने लगेंगे। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है इस व्यवसाय के बारे में उन्हें बताने के लिए? यही कि उन्हें 1 डे सेमिनार, एक दिन के सेमिनार के लिए आमंत्रित कीजिए, या फिर उन्हें सक्सेस एकेडमी में आमंत्रित कीजिए।
आप उन्हें ये कह के आमंत्रित कर सकते हैं कि आप आइए और इसके बारे में सुनिए। अगर वो पूछे कि ये किस बारे में है, तो उन्हें सब कुछ विस्तार में समझाने की कोशिश मत कीजिए। बस उन्हें इतना कह दीजिए कि मैं लेक्चर से बहुत आश्चर्यचकित हो गया था। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है वो सब कुछ समझाने के लिए। वो सच में एकदम ही अद्भुत अनुभव था। आप खुद ही वहां जाकर इसके बारे में क्यों नहीं पता लगा लेते? आप वहां जाइए और सुनिए और पता लगाइए कि क्या ये करने लायक है भी या नहीं। और अगर ये करने लायक नहीं है तो आकर आप मुझे भी विश्वास दिलाइए कि ये करना नहीं चाहिए मुझे। अगर आप लोग उन्हें ऐसे कहेंगे कि हम साथ में जाएंगे और साथ में ही फैसला लेंगे, इनमें से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो सोचेंगे, अरे वाह, यही तो वो चीज है जिसे मैं इतने वक्त से ढूंढ रहा था। तो जहां एक तरफ आपकी इस बारे में सिर्फ दिलचस्पी हो सकती है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस चीज को कितने वक्त से ढूंढ रहे हैं, इसकी तलाश कर रहे हैं और वो इस व्यवसाय को करना ही चाहते हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी विचारधारा बिल्कुल ही अलग होगी। उन्हें खुद इसके बारे में मालूम ही नहीं होगा। ये वो लोग होंगे जिनको विश्वास ही नहीं होगा कि ये व्यवसाय इतना अच्छा या इतना बढ़िया हो सकता है। इसका मतलब है कि ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर की प्रतिभा अभी तक उजागर ही नहीं हुई है। उनकी प्रतिभा को आज तक कोई ढूंढ ही नहीं पाया था, पर जब उनको एटमी जैसा बिजनेस मिलता है तो उनकी प्रतिभा तीव्र गति के नदी की तरह बहने लगती है। मैंने एक बार ये कहानी सुनी थी। किसी ने सोचा कि मैं कोशिश करूंगा ऑफिस में पहुंचने वाला सबसे पहला बंदा मैं हूं। तो वो बहुत सुबह सुबह ऑफिस पहुंच गया और उसने देखा कि बाकी सब लोग वहां पे पहले से ही मौजूद थे। अगले दिन वो 1 घंटे और पहले आया, पर आकर देखता है कि लोग अभी भी वहीं पर ही है। उसने सोचा कि अरे यार, ये लोग तो सच में बहुत जल्दी आते होंगे। अगले दिन वो और भी ज्यादा जल्दी आया, पर अभी भी उसने देखा कि लोग पहले से ही मौजूद थे। उसने फिर किसी से पूछा कि अरे तुम लोग आते कितने बजे हो यहां पर? उन्होंने जवाब दिया, अरे भाई, हम तो कल रात घर वापस ही नहीं गए थे। इसका मतलब कि उन्होंने सारी रात जाकर काम किया। इन लोगों की तरह आपको भी कभी कभार अपनी जिंदगी में ऐसा जुनूनी होना पड़ता है अपनी सफलता को हासिल करने के लिए। आपकी आंखों में एक तरह की आग होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सफलता अर्जित करना आसान हो जाता है। कभी कभार ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि पता नहीं मैं ये कर सकता हूं या नहीं, बहरहाल चलो पता लगाता हूं, कोई और है जो इसे कर सकता है। दूसरे लोगों से भी बात करके देख लेते हैं कि क्या वो ये करना चाहते हैं या नहीं। ये लोग ज्यादातर इसी तरीके से बात करते हैं या इसी तरीके से व्यवहार होता है इनका। पर कभी कभार पूरी तरह किस्मत के खेल से ये लोग किसी जबरदस्त इंसान से टकरा जाते हैं। आपको पता है, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उन्हें जो वो कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो सोचते हैं कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं या मैं वो अच्छी तरह से नहीं कर सकता, और हर चीज का दोष वो अपने ऊपर ले लेते हैं। पर दरअसल किसी की सफलता की अगर बात करें तो उसकी काबिलियत जो है उसका मूल्य सिर्फ 1% ही होता है। ये बात सच है कि आप अपने निजी संबंधों से सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि कहीं पर अगर 1000 लोग खड़े हैं तो आप उनमें से कितने लोगों को उसी वक्त या अपने निजी तौर पर पहचानते होंगे? आज यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, पर आप में से कितनों को मैं पहचानता था या जानता था इस कंपनी को शुरू करने से पहले? कुछ गिने चुने लोग ही थे जिन्हें मैं जानता था। आज यहाँ पर कुछ हजार लोग मौजूद हैं, पर मैं सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही पहचानता हूँ। हर कोई किसी न किसी दूसरे इंसान को पहचानता है जो किसी और इंसान को पहचानता है, जो कि आगे चलकर देखते देखते धीरे धीरे मेरे तक आकर पहुंचता है, जिसे मैं पहचानता हूं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ अपनी काबिलियत पे या सिर्फ अपने जान पहचान के लोगों के दम पर ही सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आपके पास काबिलियत है तो आपको ये व्यवसाय जरूर करना चाहिए। क्यों? सिर्फ हर महीने की तनख्वाह लेकर अपनी काबिलियत को सीमित मत कीजिए। इसी वजह से इस व्यवसाय को कीजिए और अपनी काबिलियत के साथ साथ अपने जीवन को भी बड़ा बनाइए। और वो लोग जिन्हें लगता है कि उनके पास किसी भी तरह की कोई काबिलियत नहीं है, आपको भी ये व्यवसाय करना ही चाहिए। क्यों? मैं बताता हूं। आप बिना किसी काबिलियत के और क्या काम करेंगे? आप कुछ और करके अपनी जीविका अर्जित तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर किसी भी तरह की कोई काबिलियत नहीं है तो आपको तो एटमी जरूर करना चाहिए। चलिए मान लीजिए आप आधे समझदार इंसान हैं। ज्यादातर होगा ये कि आपके आसपास के लोग भी आधे समझदार ही होंगे। आधे समझदार यहाँ पर और कुछ आधे समझदार यहाँ पर, और फिर ठीक उनके पास थोड़े से समझदार यहाँ पर भी आधे समझदार, और कुछ समझदार आधे आधे यहाँ पर भी। और ये आधे आधे समझदार मिलकर पूर्णतः समझदार बन जाएंगे। ये इंसान सोचेगा कि अरे वाह, क्या बढ़िया बिजनेस है ये। जो पूरे समझदार होते हैं उनके पास सिर्फ काबिलियत ही नहीं होती, उन लोगों का बहुत बड़ा पर्सनल नेटवर्क भी होता है। इनमें से कुछ पूरे समझदार लोग जो हैं वो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो सकते हैं। बहरहाल, अगर आप एटमी का बिजनेस करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको करना क्या है? आपको इसमें लगे रहना है।
आपको इसमें तब तक लगे रहना है जब तक आप एक पूरे समझदार तक पहुंच ना जाते हो। क्या आपको ये बात पता है कि नेटिव अमेरिकन्स कभी अगर रेन डांस करें तो बारिश ज़रूर होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि वो तब तक नहीं रुकते जब तक बारिश शुरू नहीं हो जाती। अब हमें पूर्वानुमान या पक्षपात नहीं करना चाहिए इस बात पर कि कोई इंसान इस व्यवसाय को करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। कानूनी नियमों में इसे पक्षपात करना कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई इंसान चोर की तरह दिखता हो। अगर ये इंसान कोर्ट में जाता है किसी मुकदमे के लिए, उसे ज़्यादातर उस गुनाह के लिए गुनहगार ठहरा ही दिया जाएगा। एक स्टडी की गई थी ये देखने के लिए कि ठीक इन्हीं परिस्थितियों में एक खूबसूरत महिला के साथ क्या होता है। ज़्यादातर इन खूबसूरत महिलाओं को कम जुर्माना भरना पड़ा कम खूबसूरत लड़कियों के मुकाबले। इन खूबसूरत महिलाओं के चांसेस ज़्यादा थे कि उन्हें गुनहगार नहीं घोषित किया जाएगा। क्यों? ज़्यादातर जज जो थे वो पुरुष थे और उन्होंने पहले से ही इस पे निर्णय ले लिया कि इतनी खूबसूरत महिला जो है इतने घिनौने कार्य और ऐसी वारदातें नहीं कर सकती है, और उन्हें भरोसा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये महिलाएं गुनहगार नहीं हैं। इसीलिए आपको पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए कि कोई इंसान इस व्यवसाय को करेगा या नहीं करेगा। ये वो चीज़ है जिसका फैसला वो इंसान खुद ही लेगा। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ ओन माइंड। आइए एक साथ कहते हैं, द लॉ ऑफ ओन माइंड। कौन फैसला करता है कि कोई इंसान कुछ करेगा या नहीं? वो खुद फैसला करेगा। वो खुद फैसला करेगा। बिल्कुल सही। सारी रात के जद्दोजहद के बाद आप आखिरकार हिम्मत जुटाकर किसी को इस व्यवसाय के बारे में बताते हैं ये सोचकर कि वो इसे जरूर करेगा, पर बदले में क्या सुनते हैं? भाई ये तेरे साथ क्या हो गया? सच मानिए ऐसे लोग हैं। या आप शायद ये सोच सकते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान इस व्यवसाय को करेगा, पर चलो इसे बताने में कोई हर्ज तो नहीं है, चलो बता ही देता हूं। और शायद उसका जवाब हो, अरे यही तो वो व्यवसाय था जिसको मैं इतने वक्त से ढूंढ रहा था। फिर से कौन इस फैसले को लेता है कि वो ये करेंगे या नहीं? वो खुद लेंगे ये फैसला। और किसका दिमाग फैसला लेता है उन्हें बताने का? आपका खुद का दिमाग। एक बार जब आप लॉ ऑफ ओन माइंड को समझ जाते हैं, आप पूर्णतः सेल्स के मास्टर बन जाएंगे। आपको अपने काम में कोई परेशानी या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर लोग किस चीज के ऊपर इतना ज्यादा परेशान होते हैं? मुझे क्या कहना चाहिए? अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो उन्हें कैसा लगेगा? यही कुछ सवाल है जिसके ऊपर आपके रातों की नींद उड़ जाती है। फिर वो लोग सुबह नींद से जागेंगे और पहली चीज सोचेंगे, अरे यार ये सेल्स का काम तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है और वो पहले से ही चिंतित थे, ये बात सोचकर कि दूसरा इंसान उनके बारे में या उनके व्यवसाय के बारे में क्या सोचेगा। सच कहूं तो ऐसा व्यवहार किसी भी व्यवसाय के लिए मददगार साबित नहीं होता है। इस बात की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कि दूसरा इंसान क्या सोचेगा। सिर्फ जाकर उनसे बात कीजिए, क्योंकि वो इंसान ऐसा है जिसको इस बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत है, आपको नहीं। अगर आप किसी इंसान को इस बारे में नहीं बताएंगे, इस व्यवसाय के बारे में नहीं बताएंगे और बस सोचते रहेंगे कि वो इसके बारे में क्या सोचेगा, तो ये आपके किस काम का होगा? इसके बजाय हर किसी से बात कीजिए। ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, लोगों से बस सीधे जाकर बात कीजिए। यहां तक कि बाइबल में भी कहा गया है कि अपने हर अवसर का लाभ उठाना ही चाहिए आपको। तो बिना ज्यादा सोच विचार के लोगों से जाकर बात कीजिए। ऐसा करेंगे तो कौन सोच विचार करेगा? जिस इंसान को आपने इसके बारे में बताया है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि वो ये करेंगे भी या नहीं। पर हाँ, अगर आप उन्हें इस बारे में बताएंगे ही नहीं और खुद ही इस बारे में सोच विचार करते रहेंगे या चिंता करते रहेंगे, तो आप सिर्फ अपना वक्त और एनर्जी बर्बाद ही कर रहे होंगे। इसीलिए कुशल बनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है किसी भी इंसान को सेमिनार में आमंत्रित करना। और इस बात की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कि वो इंसान क्या सोचेगा। बस कहिए चलो चलते हैं। अगर वो कहे नहीं तो फिर आप समझ गए कि ये तो काम नहीं करेगा। क्या आप सिर्फ उस एक इंसान की वजह से सफलता अर्जित नहीं करेंगे? क्या पूरी दुनिया में वही एक इंसान जिंदा रह गया है? आप जिन लोगों को जानते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, या आप जिन लोगों को नहीं जानते आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आपको जो करना है वो सिर्फ ये कि आप जाकर लोगों को इसके बारे में बताएं। यही वजह है कि आपको सबके साथ इस बारे में बात करनी चाहिए। बस बात साफ तौर पर सामने रख दे। अगर इंसान इंटरेस्टेड हो तो आप उन्हें और भी बता सकते हैं, अगर नहीं तो भूल जाइए और आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए। जब आप इतनी आसानी के साथ बात करते ही रहते हैं और जब आप किसी इंसान को कहते हैं कि आओ चलो हम सक्सेस एकेडमी में चलते हैं, ठीक जिस तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ कभी नहीं आएंगे, उसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके आमंत्रण का। ये लोग ऐसे हैं जो प्रतीक्षा में हैं कुछ अच्छा कुछ बड़ा करने का। तो आप जब ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं तो वो आपके पीछे पीछे आपके साथ चल देते हैं, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें कुछ करना है अपने जीवन में। आप में से कई लोग आज यहाँ पर ठीक इसी वजह से हैं। पर ये लोग सुनने के बाद बड़े हैरान से हो जाते हैं। ऐसे केसेस भी मुझे मालूम है जहां लोग बस ऐसे ही दूसरों के साथ सेमिनार में चले आए हैं और आगे बढ़कर वो इतनी उच्च सफलता हासिल कर चुके हैं इस व्यवसाय में। बहरहाल जब इस बात को किसी न किसी तरह से समझा ही दिया जाएगा तब वो अपनी ठीक जगह पर जहां उसे पहुंचना है वो पहुंच ही जाएगा।
किसका दिमाग फैसला करता है कि ये करना है या नहीं? उस इंसान का दिमाग। किसके दिमाग का ये फैसला है कि उन्हें बताना है या नहीं? आपके दिमाग का। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इस बारे में बात करते रहना है। दरअसल सच कहूं तो ये मेरी एक खुद की आदत बन चुकी है। जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं तो खाना खत्म करने के बाद मैं इस बारे में बात करने लगता हूं। मैं कहता हूं, मैडम मैं कॉस्मेटिक्स बेचता हूं। वो पूछती हैं कि आप कौन से कॉस्मेटिक्स बेचते हैं? मैं एटोमी के कॉस्मेटिक्स बेचता हूं, इन्हें कैरी ने बनाया है। न्यूज़ में कहा जा रहा है कि ये 100 गुना बेहतर है और दुनिया भर के लोग इसके लिए पागल होते जा रहे हैं। पर दाम के मामले में मार्केट के दूसरे उत्पादों के मुकाबले हमारा उत्पाद जो है वो आधे से भी कम रेट में मिलता है। जो लोग लग्जरी कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते थे उन्होंने अपने उन कॉस्मेटिक्स को निकालकर बाहर फेंक दिया है क्योंकि उन्हें हमारा प्रोडक्ट इतना ज़्यादा पसंद आया है। मैं ठीक इसी तरह से बात करता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि इसमें मुझे कितना ज़्यादा वक्त लगा। मुझे लगे सिर्फ 17 सेकेंड्स। कुछ लोग बात को समझेंगे, हाँ वो कहेंगे कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, और पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। फिर आप वहां से अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग होंगे जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी कोई बात नहीं करनी। अगर ऐसा है तो आप बस आगे चलते बनिए, पर अगली बार जब आप जाएंगे तो आपको दोबारा इस बारे में बात जरूर करनी चाहिए। बहरहाल ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बार बार इस बारे में बात करते रहें। जरा सोच कर देखिए, अगर कोई इंसान किसी चीज के बारे में एक बार बात करता है तो क्या पहली बारी में ही दूसरा इंसान कहता है अरे वाह मैं तो इस चीज को जरूर खरीदूंगा? ऐसा मुश्किल से ही कभी होता है। ज्यादातर क्या होता है कि वो पहले ही सिरे से मना कर देते हैं इसके लिए, पर हाँ उनके दिमाग के एक कोने में ये बात रह जरूर जाती है, और जैसे ही वो इस बारे में भूलने लगे आप इस बात को दोबारा शुरू कर दीजिए। इस बार शायद वो इंटरनेट पे इसके बारे में जानकारी ढूंढ कर निकाले, और मान लीजिए वो इसके बारे में किसी और इंसान से सुनती हैं। अगर आप एटमी को नहीं पहचानते हैं तो कोई अगर इसके बारे में आपके सामने बात भी करे तो भी आप इसके बारे में ना तो समझ पाएंगे ना ही आपको कुछ याद आएगा। पर अगर आपने एटमी के बारे में पहले भी कहीं सुना है और कोई आपको आकर कहे कि एटमी के कॉस्मेटिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, आप सोचेंगे अरे रुको इसके बारे में मुझे किसी ने बताया था, और उस वक्त ये बात आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगी। वो इंसान जिसको आपने कहा था कि ये बहुत अच्छा है और उसने उस वक्त आपकी बात नहीं मानी, किसी और के मुंह से इसके बारे में सुनने के बाद शायद आपके पास आए और कहे क्या मैं उन कॉस्मेटिक्स को देख सकती हूँ जिसके बारे में आप पहले बात कर रहे थे? तो आपको कोई भी अवसर नहीं गंवाना चाहिए और जब मौका मिले तब इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो फिर किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जो उन्हें आपका डाउनलाइन बनाने में सक्षम हो। अब हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान इस तरह से बनाया गया है कि जो कमीशन आप लोगों को मिलता है वो बिल्कुल बराबर ही होंगे अगर सेल जो है मेरी डायरेक्ट डाउनलाइन में बनाई गई है, और तब भी वो उतनी ही रहेगी अगर सेल मेरे 10, 100, 1000 या 10,000 डाउनलाइन के नीचे बनाई गई है। ये ऐसे बनाया गया है ताकि एक अयोग्य आदमी भी इसमें सफलता अर्जित कर सके। आप इसमें तब भी सफलता हासिल कर सकते हैं अगर आप आधे बुद्धिमान हैं। क्यों? क्योंकि खास तौर पर आधे बुद्धिमान जो हैं उनके आसपास के लोग भी आधे ही बुद्धिमान होते हैं, जो कि जुड़े होंगे और भी दूसरे आधे बुद्धिमान लोगों से, और इसी तरह से लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। और अगर ये ऐसे ही नीचे चलती रही तो भी जब तक कि एक पूर्ण बुद्धिमान प्रकट नहीं हो जाता, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइन कितनी डाउन या कितनी नीचे तक जा रही है, कमीशन आप तक जरूर पहुंचेगी बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी अवरोध के। और ये प्लान सिर्फ कोरिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये फैलता है पूरी तरह से यूएस, जापान से होती हुई कोरिया तक वापस, और फिर वापस यूएस से होते हुए कनाडा से होते हुए। इसको इस तरह से निर्मित किया गया है कि कमीशंस हर तरह से सेल्स से होती हुई आप तक वापस जरूर आएगी। इसे इस तरह से बनाया गया है कि ये आपको ऐसा करने देता है। अगर आप यूएस में हैं तो आप यूएस की ब्रांच से सामान खरीदेंगे, अगर आप कोरिया में हैं तो आप कोरिया से सामान खरीदेंगे। चाहे आपके पार्टनर सामान खरीदे यूएस से, कोरिया से या जापान से, चाहे ये कहीं से भी हो रहा हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कमीशन जो है पूरे सेल्स को जोड़कर जो कमीशन बनेगा वो पूरी तरह से आप तक जरूर पहुंचेगा। ये एक ऐसा प्लान है जो आप लोगों के लिए बहुत आसान है और कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा जटिल है। मूल बात यह है कि अगर आप अपना मन बना लेते हैं, एटमी में एक ऑटो सेल्स मास्टर बनने का मन अगर आप बना लेते हैं, आपको जो करना है वो ये कि सिर्फ वहां तक पहुंचना है। एक ऑटो सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 100 ऑटो कंज्यूमर्स की, आपके लेफ्ट साइड में और आपके राइट साइड में। पर आप इन 200 लोगों को अकेले खुद ब खुद ढूंढ नहीं सकते हैं। जब तक आप 1 या 2 या 3 या 4 लोगों को ढूंढ पाएं, फिर वो लोग भी आप ही की तरह आगे खुद के लिए लोग ढूंढने निकलेंगे, और इस तरह से मिल जाएंगे आपके पूरे 200 लोग। और उन 100 में से अगर कुछ ऑटो कंज्यूमर्स फैसला करते हैं कि उन्हें ऑटो सेल्स मास्टर बनना है, तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे और आप बन जाएंगे डायमंड मास्टर। एक बार वो एसएम्स डीएम्स बन जाएं तो आप आगे बढ़कर बन जाएंगे शैरन रोज मास्टर, और आप कमा रहे होंगे 30,000 से लेकर $50,000 प्रति माह। और ये शायद आप लोगों को सपने जैसा लग रहा हो, शायद ये लग रहा हो कि बहुत ज्यादा दूर है,
पर सच बात तो यह है कि जैसे ही आप ऑटो सेल्स मास्टर बनते हैं, आप धीरे धीरे मास्टरशिप में आगे ही बढ़ते चले जाएंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। हर एक मास्टरशिप को अर्जित करने पर यह सिस्टम आपको हर कदम पर सहायता करेगी, ताकि आप उस परिपूर्ण जीवन को हासिल कर सके जिसके लिए आप इतने प्रयास कर रहे हैं और जो आपको संपूर्ण तरह से सफल होने का एक सुख प्रदान कर सकती है। आखिर में मैं बस यही कहना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।